तो लास्ट टाइम पे बेटा हम लोगों ने जो डिस्कस किया था डायवर्सिटी जो है वहां तक मेमोरी तक डिस्कस कर लिया था, जो कि एडेप्टिव जो है इम्यूनिटी का पार्ट था। ओके, तो एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें पढ़ी थी। उससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इनेट इम्यूनिटी किस तरीके से बॉडी की हमारी काम करती है, और इनेट इम्यूनिटी के बाद में हमारा जो नेक्स्ट था वो था एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी की जब आप बात करोगे तो मैंने बोला था कि उनकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, और वो प्रॉपर्टीज क्या थी, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो है आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी काम करता है। तो मैंने बोला था कि पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एडेप्टिव इम्यूनिटी का वो क्या है कि ये जो थे सिंगल, अगर एंटीजन कोई आया है, मान लो एक बार और दूसरी बार उससे मिलता जुलता एंटीजन भी आया है, तो ये हर एक एंटीजन के लिए अलग तरीके से रिस्पॉन्स करेगी। तो इस बात को हम लोगों ने स्पेसिफिसिटी के नाम से रिप्रेजेंट किया था कि हमारा जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होता है वो स्पेसिफिक होता है। अगर सिंगल चेंज भी किसी अमाइनो एसिड में है एंटीजन के, तो वो भी उसको अलग तरीके से एंटीजन डिटेक्ट करेगा, उसके लिए एक अलग तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कराएगा। ये बात हम लोगों ने डिस्कस किया था। एडेप्टिव इम्यूनिटी का पहला जो पॉइंट था स्पेसिफिसिटी, उसके केस में। दूसरा हम लोगों ने बात किया था कि डायवर्सिटी क्या होती है। तो डायवर्सिटी के लिए हमने बोला था कि there is the tremendous diversity of the cells against the antigens, यानी कि different types of antigens are treated with the different type of cells which are basically present in our blood or tissues. Okay, so these are the cells known as immune cells. और बहुत सारी इम्यून सेल्स हम लोगों ने पढ़ी थी, जो है इसिनोफिल सेल्स और आपका न्यूट्रोफिल सेल्स, है ना, और ये सारी बहुत सारी अलग अलग तरीके की सेल्स देखने को मिलेगी वहां। तो ये कहानी हो गई। उसके बाद में बी सेल्स और टी सेल्स, हालांकि स्पेसिफिक रोल जो होता है वो बी एंड टी सेल का होता है, तो उनके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था डायवर्सिटी के रिस्पेक्ट। तीसरा जो पॉइंट हमारा आता था वो पॉइंट था थोड़ा और हटके, टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ टिश्यू। दैट मीन्स अगर बात करोगे हमारी बॉडी के अंदर बेटा, तो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, इसकी कहानी क्या थी? ये बहुत ही रोचक कहानी थी, बहुत ही दिलचस्प कहानी थी। क्या था कि हमारा जो बॉडी है वो हमारे जो है, मतलब हमारी जो बॉडी है उसको हमारी इम्यून सेल्स रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं, या ऐसे बोल सकते हो आप कि उसको वो समझ नहीं कि हमारी बॉडी का ही पार्ट है, तो उसके अगेंस्ट कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं किया जाएगा। बट इन केस ऑफ इफ एनी एंटीजन इन्वेड इन आवर बॉडी और जो है इन्फेक्ट आवर बॉडी, देन आवर इम्यून सेल्स वर्क अगेंस्ट दैट टाइप ऑफ एंटीजन। तो उसके अगेंस्ट, एंटीजन के अगेंस्ट काम करने के लिए जो है हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून सेल्स हैं वो एक्टिवेट होंगी और उसको मार देंगे। लेकिन कभी भी एक हेल्दी इंडिविजुअल में हमारी इम्यून सेल्स हमारे ही बॉडी के अगेंस्ट, हमारे ही सेल्स के अगेंस्ट, हमारे ही ऑर्गन के अगेंस्ट काम नहीं करेंगे। अब मैंने बोला था कि अगर ये डिस्क्रिमिनेशन लॉस हो जाए, सेल्फ और नॉन सेल्फ बैरियर वाला अगर डिस्क्रिमिनेशन लॉस हो जाए, तो आप बोलोगे कि यहां पर आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछा भी जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बहुत सारे कि कौन कौन से होते हैं। तो ये आप चीज इसको भी ध्यान रखिएगा, कंसीडर किया जाएगा इस बात को। और मेमोरी सेल्स जो थी, लास्ट वाला जो आपका फोर्थ जो उसका प्रॉपर्टी था वो था इम्यूनोजेनिक मेमोरी को बनाना। इसमें मैंने बोला था कि
जैसे ही कोई सेल जो होगी वो आप बोलोगे एंटीजन से इंटरेक्ट करेगी तो डिवाइड करता है। जैसा कि बी सेल्स के केस में अगर बात करें हम, तो बी सेल्स डिवाइड होकर एक प्लाज्मा सेल बना लेता है और दूसरा बनाता है मेमोरी बी सेल। Plasma cells are those cells which encounter with the antigen by the formation of antibodies. तुरंत जैसे एंटीजन आएगा एंटीबॉडी फॉर्म की जाएंगी, उनके अगेंस्ट काम किया जाएगा और एंटीजन को किल कर देंगी, मार देंगी, खत्म कर देंगी। लेकिन अगर आप बात करोगे इन फ्यूचर यूज के लिए क्या है हमारे पास, तो इन फ्यूचर हम देखेंगे वहां पर कि जो एंटीजन आया उस एंटीजन को उन्होंने डिटेक्ट कर लिया, डिकोड करके रख लिया, उसके अगेंस्ट एक मेमोरी बना के रख लिया और कहा ठीक है भाई, अब अगली बार जब आप आओगे ना तो आपका स्वागत हम अलग तरीके से करेंगे, यानी कि आपको हम मौका नहीं देंगे इतना कि आप हमारी बॉडी को क्या कर पाओ, इन्फेक्ट कर पाओ। तो हमारे पास पहले से ही प्री जो मेमोरी सेल्स हैं, प्रीफॉर्म्ड मेमोरी सेल्स हैं सेम एंटीजन के लिए, वो इंटरेक्ट करेंगी और उसको मार के एंटीजन को बाहर फेंक। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी एडेप्टिव इम्यूनिटी के केस। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक आप लोग पढ़ोगे कि जो हमारी ये जो इम्यून सेल्स हैं या इम्यून पार्ट है ये बनता कैसे, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, आई होप इसी का मैंने रिकैप करा दिया, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। तो समझते हैं यहां से। यहां पर आप बोलोगे कि हमको देखने को क्या मिलेगा, कुछ जो है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं। क्या होती हैं? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होती क्या है, तो देखते हैं। ये बोन मैरो में बनती हैं या बोन मैरो में प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर आप बोलोगे प्लूरिपोटेंट सेल्स, दैट सेल्स व्हिच डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू सेल्स। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स आर दोज सेल्स which differentiate which differentiated into different types of cells। ओके, ठीक है, चलिए तो ये बात हो गई। अब देखिए जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होती है बनती कहाँ है, तो आप बोलोगे बोन मैरो है, बोन मैरो, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं बीएम, बोन मैरो। तो जो बोन मैरो है इसमें बनती है, यानी और बोन मैरो कहाँ होता है, बोन्स के पास में होता है। तो ऐसे मान लो अगर हमारा कोई ये बोन है, तो इसके पास क्या होगा, यहाँ पर इसका बोन मैरो होगा और बोन मैरो में ही सेल्स होंगे, वो स्टेम सेल्स जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, ये बोन मैरो में। तो इस बोन मैरो में आप बेटा बोलोगे दो तरीके के जो है टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, प्रिकर्सर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। एक को हम बोलते हैं दैट इज नोन एज माइलॉइड स्टेम सेल। पहला हम क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पर, माइलॉइड स्टेम सेल। एक को हम क्या बोलते हैं, माइलॉइड स्टेम सेल, और दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं, लिम्फोइड।
ठीक है, तो एक को माइलॉइड, दूसरे को लिम्फॉइड। अब इस बात को समझते हैं, देखते हैं इसमें कहानी क्या है। तो माइलॉइड जो स्टेम सेल हैं या लिम्फॉइड स्टेम सेल्स हैं, उनमें देखिए लिख के दे रहा हूं मैं, स्टेम सेल। माइलॉइड स्टेम सेल्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, तो देखिए आप, एरिथ्रोसाइट सेल्स यानी कि आरबीसी की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, आरबीसी की। उसके बाद मोनोसाइट सेल्स, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मोनोसाइट सेल्स का अहम रोल था हमारी इम्यूनिटी में, क्योंकि ये मैक्रोफेजेस सेल्स बना रही थी, इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट थी। मोनोसाइट सेल्स के बाद में आप बोलोगे मैक्रोफेजेस, ये भी लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं, मोनोसाइट से ही मैक्रोफेजेस का फॉर्मेशन होता है। उसके आप बोलोगे थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। उसके बाद में आप बोलोगे ग्रेनुलोसाइट, अब ग्रेनुलोसाइट में बेटा आपको पता है, जैसा कि आपको पता है न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगी, अगर इसमें आप देखोगे हमने बोला था न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगी, एनपी मतलब न्यूट्रोफिल्स, ऐसे हमने बोला था इस्नोफिल्स आ जाएंगी, और इस्नोफिल्स के अलावा हमने बोला था बेसोफिल्स आ जाएंगी, ठीक है। तो बेन करके याद रखिए आप, ग्रेनुलोसाइट सेल्स। तो माइलॉइड प्रिकर्सर स्टेम सेल से एरिथ्रोसाइट सेल्स भी बनेंगी, मोनोसाइट सेल्स भी बनेंगी, मैक्रोफेज सेल्स भी बनेंगी, थ्रोम्बोसाइट सेल्स भी बनेंगी, ग्रेनुलोसाइट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, उनका भी फॉर्मेशन किया जाएगा। इसके अलावा आप बोलोगे मास्ट सेल्स, ठीक है। तो ये तो कहानी हो गई किसकी बेटा, माइलॉइड स्टेम सेल की कहानी। इसकी कहानी हो गई, माइलॉइड स्टेम सेल की कहानी हो गई। नाउ अनदर इज द लिम्फॉइड स्टेम सेल, और लिम्फॉइड स्टेम सेल का प्रिकर्सर क्या है, जो है सॉरी लिम्फॉइड स्टेम सेल से कौन सी सेल्स बनेंगी, तो देखिए यहां पर आप ध्यान रखिए, आपकी 3 तरीके की सेल्स बनती हैं जो कि इम्यून सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, टी सेल्स, बी सेल्स, टी सेल्स, बी सेल्स, और तीसरा होता है नेचुरल किलर सेल। ये 3 जो सेल थी, बी सेल्स, टी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स, ये लिम्फॉइड स्टेम सेल्स हैं। और यहां पर आप देखोगे इनका बी एंड टी सेल्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, तो आप बोलोगे दे पार्टिसिपेट इन इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी का अहम पार्ट है, ठीक है। ये कहानी हो गई हमारी कि प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स जो हैं वो क्या करती हैं और किस तरीके के टिश्यूज या स्ट्रक्चर्स को बनाती हैं, उनको फॉर्म करती हैं। नाउ अनदर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज formation of B and T cells. Okay, so place at which B and T cells are formed is known as bone marrow. देखिए यहाँ पर हम बोलेंगे, यहाँ पर जो ये आपका बोन मैरो है, ये बोन मैरो है, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ आपको साइड में ही, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ बी एंड टी सेल्स, बी एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक है, उनका फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, बी सेल्स का फॉर्मेशन तो हो गया, बी सेल्स का नाम बी सेल कहां से पड़ा, तो ये आप बोलोगे प्रीमेच्योर रहेंगे, अभी ये एंटीजन को मार नहीं सकती, इनकाउंटर नहीं कर सकती, तो बी सेल का फॉर्मेशन कहां हुआ, अब बोन मैरो में हुआ। तो बी सेल्स जो बनी है हमारे पास में, इन बी सेल्स को आप बोलोगे इनका प्रोसेसिंग होता है बुरसा, ठीक है। तो बुरसा इनका मतलब बी सेल्स का मतलब ये था, तो बी सेल्स का मतलब बुरसा एक पार्ट होता है बर्ड्स के अंदर, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो था वहां पर आपको देखने को मिलेगा, उसी के नाम से पड़ा बी सेल्स। तो फॉर्मेशन ऑफ बी सेल्स जो था और टी सेल्स वो बोन मैरो में हो रहा था। बी सेल्स जो थी वो 2 तरीके की बन रही थी, आपको पता ही था आगे जाके, एक मैंने बोला था कि प्लाज्मा सेल बनेंगी,
जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगी, और दूसरा जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, मेमोरी सेल। ठीक है, एक प्लाज्मा सेल बन गई और दूसरी मेमोरी सेल बन गई, और ये पार्टिसिपेट करती थी किसमें, तो आप बोलोगे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, AMIS, या इसका दूसरा नाम था ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है सर, ये AMIS लिखा है। हाँ, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, AMIS। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी मैं इसको बताऊंगा आपको कैसे क्या होता है, अभी आप बस ये समझो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। टी सेल जो होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं बेटा, आप बोलोगे एक अलग तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स होता है, दो तरीके के इम्यून रिस्पॉन्स मेंशन किए गए हैं आपके एनसीईआरटी में, और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो जो आपका ये टी सेल्स हैं, ये आप बोलोगे तीन तरीके की होती हैं। देखिए, एक मैं बोलूंगा टी हेल्पर सेल, दूसरा मैं बोलूंगा टी साइटोटॉक्सिक सेल, एंड थर्ड इज द जो है टी रेगुलेटरी सेल्स। ठीक है, या ऐसे अच्छा ऐसे लिख सकते हो टी मेमोरी सेल्स, रेगुलेटरी छोड़ दो आप। ठीक है, टी मेमोरी सेल्स। तो ये तीनों अगर आप बात करोगे ये किसमें काम करते हैं, तो आप बोलोगे ये काम करते हैं CMIS। CMIS क्या है, आप बोलोगे सेल मीडिएटेड, मैं यहां लिखे जरा, सेल मीडिएटेड इम्यून, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जो है वो यहां पर देखने को मिल जाएगा। गॉट इट? सर, TC का मतलब क्या है? सेल मीडिएटेड, C फॉर सेल। अच्छा, दूसरे यहाँ पर यस पे सर। देखिए, ये आपका टी हेल्पर सेल हो गया, H फॉर हेल्पर सेल्स, ये C फॉर आपका हो गया साइटोटॉक्सिक, ये डायरेक्ट किल कर देती हैं एंटीजन वाली सेल को, और ये M फॉर मेमोरी। ठीक है, बोलो बच्चा लोग, क्लियर है? यस सर। चलिए, तो ये आपका इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये भी थोड़ा देख के जाइएगा, कॉन्सेप्ट लेके जाइए, आपकी लाइफ में काम आएगा पूरा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसमें AMIS और दूसरा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेंगे, कौन सा हमारा है, AMIS, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। क्या बोलोगे बेटा? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ठीक, ये बोलिए, या इसी का दूसरा नाम ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम। ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो एंटीबॉडी इम्यून जो मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है उसकी बात करते हैं। ठीक है, देखिए, हमने बोला कि बोन थी, बोन के अंदर बेटा क्या था, तो आप बोले थे बोन मैरो था।
यानी कि वहां पर क्या था, बीएम था, बोन मैरो था। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, बोन मैरो में सेल बनेंगी आपकी बी सेल्स और टी सेल्स भी बनती हैं, लेकिन मैं केवल यहाँ पर बी सेल्स की बात कर रहा हूँ, बी लिम्फोसाइट सेल। ठीक है, बी सेल बनी, फॉर्मेशन हुआ बी सेल का, तो यहाँ लिख लेंगे फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन हो गया बी सेल का। अब बी सेल का फॉर्मेशन तो होगा ही बोन मैरो में, इसके साथ साथ बी सेल का आप बोलोगे मैच्योरेशन, या इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या बोलोगे आप, बी सेल का फॉर्मेशन होने के साथ साथ में आप बोलोगे इनका मैच्योरेशन भी होगा। कहां पर मैच्योरेशन होगा इनका, तो आप बोलोगे कहां हो जाएगा, बोन मैरो में ही इनका मैच्योरेशन हो जाएगा। तो फॉर्मेशन भी कहां हुआ, बोन मैरो में, मैच्योरेशन भी कहां हुआ, बोन मैरो में हुआ। तो ऑल थिंग्स आर फिक्स्ड इन बोन मैरो, बन भी रहा है, मैच्योरेशन भी हो रहा है, यानी कि आसानी से वो मैच्योर होके एंटीजन से इनकाउंटर करने के लिए तैयार, जिसको हम बोलते हैं मैच्योरेशन। ठीक है, टी सेल के केस में ऐसा नहीं होता है, टी सेल बनती तो बोन मैरो में है, बट दे विल बी एडुकेटेड और मैच्योरेटेड थाइमस। इन द थाइमस। ओके, वेरी गुड। तो बी सेल्स मैच्योरेशन हो गया बोन मैरो में। अब देखिए हुआ क्या, बी सेल मैच्योर हो गई, अब यहां पर आपका मैच्योर्ड बी सेल आ गई। अब ये मैच्योर बी सेल्स थी, मान लो ब्लड में कोई एंटीजन एंटर कर, ये कोई एंटीजन है और एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर कर गया। ठीक है, अब जैसे ये एंटर करेगा तो यहां पर जो बी सेल होंगी वो अपने रिसेप्टर से इसको बाइंड करेंगे। देखिए जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा मेंशन किए दे रहा हूँ, ये मान लिया हमने मैच्योर बी सेल, मैच्योर बी सेल की एक खासियत है भाई, खासियत क्या है, इनके पास रिसेप्टर प्रेजेंट होता है एंटीजन को बाइंड करने का, ये रिसेप्टर इनके पास प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं बीसीआर, बी सेल रिसेप्टर। अब जैसे ये एंटीजन आएगा इसको करेगा ये बाइंड, एंटीजन को किया इसने बाइंड, ये बी सेल मैच्योर बी सेल बाइंड कर लिया। जैसे ये बाइंड करेगा तो एंटीजन जो होगा एक्सप्रेस किया जाएगा अपने रिसेप्टर के थ्रू, कहां पर, सेल सरफेस के ऊपर। तो एक्सप्रेस एंटीजन बाइंडिंग रिसेप्टर ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, आफ्टर द बोन मैरो, लीविंग द बोन मैरो। तो बोन मैरो जैसे लीव करेगा, मैच्योर जो बी सेल्स हैं वो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर जो होगा उसको रिप्रेजेंट करने लगेंगे। जैसे ब्लड में एंटीजन आएगा तुरंत इससे इंटरैक्ट करेगा, और जैसे इंटरैक्ट करेगा वैसे ही क्या होगा, इसको डिटेक्ट किया जाएगा बॉडी के थ्रू और समझ जाया जाएगा कि हाँ भाई एंटीजन आ गया, अब इसको मार। ठीक है, अब जैसे इस एंटीजन को ये रिकॉग्नाइज करेगा वैसे यहां पर क्या होता है, क्लोनल सिलेक्शन होता है। क्या होता है, एक प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं क्लोनल सिलेक्शन। अब देखिए क्लोनल सिलेक्शन क्या है, क्लोन करना। ठीक है, और जैसे क्लोनल सिलेक्शन होगा तो ये जो सेल्स थी ये बेटा किसमें चेंज हो जाएंगी, आप बोलोगे प्लाज्मा सेल्स। बहुत सारी प्लाज्मा सेल्स बनने लगी, मेमोरी सेल्स तो बनेंगी साथ में, क्लोनल सिलेक्शन हुआ, प्लाज्मा सेल्स बन गई और मेमोरी सेल्स भी बन गई। मेमोरी सेल्स आप याद रखिए फ्यूचर यूज के लिए रख लिया इसको, इसलिए रख लिया फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, फ्यूचर यूज के लिए रख। अब जब ये प्लाज्मा सेल बनी तो आप बोलोगे ये ऐसे, ये ऐसे, तुरंत एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने लगेंगे, भर भर के एंटीबॉडीज ब्लड में आ जाएंगी, और ये एंटीबॉडीज जो हैं
ये बेटा किससे इंटरैक्ट करेंगे, तो आप लिख लोगे इंटरैक्ट विद द एंटीजन। और जैसे एंटीजन से इंटरैक्ट करेगा ये किल कर देगा या तो एलिमिनेट कर देगा एंटीजन। तो एंटीजन को क्या कर देगा, या तो किल कर देगा या तो एलिमिनेट कर दिया जाएगा। व्हाट ये कहानी किसकी थी, आप बोलोगे ह्यूमोरल या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, अब मेमोरी सेल्स जो हैं ये आपका फर्दर इन फ्यूचर यूज होंगी। तो पहला बात देखिए, यहाँ पर जब एंटीजन से ये प्लाज्मा सेल्स वाली जो एंटीबॉडीज ये बन के पहली बार में जब लड़ेंगी, तो यहाँ पर हम बोलते हैं जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है कंपैरेटिवली टू मेमोरी सेल के। और दूसरा देखो इधर मेमोरी सेल्स जो हैं इनकी जब बात करोगे आप, तो मेमोरी सेल्स जो होंगी वो आप देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर, ये जो होंगी ये क्या बनाएंगे इन फ्यूचर, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करेंगे। इसको जनरेट करवाएंगी, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करवाएंगे। बट ये कहानी थी हमारे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम की या ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। हाँ, मेडिएटेड का मीनिंग क्या होता है? मीडिएटेड मतलब जो हेल्प करे, मीडिएट करे, है ना, उसको बोलते हैं। ओके सर। डन। यस। तो पहला हमारा ये हो गया, अब दूसरा देखते हैं। क्लियर है सभी को? सही लोगों को। यस सर। चलिए अब दूसरा देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट दूसरा जो हमारा बेटा है उसको हम बोल रहे हैं क्या, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, CMIS। सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है सेलुलर इम्यूनिटी में, CMIS में आप क्या देखोगे, डायरेक्टली सेल्स का रोल है। समझते हैं इसको। बोन मैरो थी, बोन मैरो में बेटा फॉर्मेशन हुआ टी सेल्स। टी सेल्स माइग्रेट होके पहुंच गई कहां पर, तो आप बोलोगे थाइमस में। कहां पहुंच गई, थाइमस में। थाइमस में इनका क्या हुआ, तो आप बोलोगे मैच्योरेशन। या आप बोलोगे यहां पर क्या हुआ, इनका एडुकेशन हुआ। ठीक है, तो ये एडुकेट हो गई यहां पर थाइमस में। थाइमस में एडुकेट होने के बाद में आप बोलोगे ये जो है अपने रिसेप्टर को रिप्रेजेंट करेंगी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ टी सेल बन गया ये मान लिया हमने, और टी सेल के पास भी रिसेप्टर आ गया, इसको बोलते हैं TCR, टी सेल रिसेप्टर। ठीक है, समस्या लेकिन यहाँ पर एक ये है कि टी जो सेल्स हैं वो किसको मारेंगी, किसको पकड़ेंगी, क्या करेंगी, वो सब बातें थोड़ा दिलचस्प है। यहाँ पे देखने का नजारा जो है बहुत बेहतरीन। देखिए इसमें क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर दो तरीके के MHC मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। एक होता है MHC फर्स्ट और एक होता है MHC सेकेंड। MHC फर्स्ट जो होता है मेजर हिस्टोबिलिटी कॉम्प्लेक्स, वो होता है आपका 1, और एक होता है मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी 2, दो होते हैं कॉम्प्लेक्स 2। तो एक जो होता है
वो आप बोलोगे किसके साथ में पेयर करेगा, टी एक जो होगा वो किसके साथ पेयर करेगा, आप बोलोगे टी क्या बोलते हैं उसको, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो होती है उनके पास होता है। तो एक जो आपका एमएससी फर्स्ट होता है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल से जो है बाइंड करता है। अभी मैं समझा दूंगा उसको, डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दूंगा। और जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं आपका जो एमएससी सेकेंड, वो होगा आपका हेल्पर टी सेल से जाके इंटरैक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए यहां पर जब आप बात करोगे, टी हेल्पर सेल ये हो गया आपका, ये साइटोटॉक्सिक सेल हो गया। अब देखिए यहां पर आप बोलोगे एमएचसी दो तरीके के, मेजर हिस्टोबिलिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। मेजर हिस्टोबिलिटी कॉम्प्लेक्स, तो एक होता है ये एमएससी फर्स्ट और दूसरा बेटा होता है एमएचसी सेकेंड। ठीक है, समझिए एमएससी फर्स्ट जो होता है वो हमेशा याद रखिए आप लोग, वो आपका सारी न्यूक्लिएटेड सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो आप यहां लिख लोगे प्रेजेंट इन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स। और दूसरा एमएससी सेकेंड देखिए, आप बोलोगे प्रेजेंट इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एपीसी शॉर्ट में लिखते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती कौन कौन सी, तो आप बोलोगे मैक्रोफेजेस सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, उसके अलावा आप बोलोगे कौन सी होती है, तो आप बोलोगे जो है बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट सेल्स। ठीक है, तो ये मेन जो होती हैं बी सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस सेल्स, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं जो एमएससी सेकेंड के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती हैं हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम में, जो कि सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ठीक है, अब समझिए इस बात को थोड़ा गौर करके हम देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर। क्या है देखिए, यहां पर आप बोलोगे कि जो एंटीजन है, मैं दूसरे पेज पे चलता हूँ ज्यादा बेटर होगा। अच्छा, एक मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, ये इंटरेक्ट करती हैं टी साइटोटॉक्सिक सेल से और ये इंटरेक्ट करती हैं आपका टी हेल्पर सेल से। ठीक है, चलिए तो आगे पढ़ेंगे हम लोग, देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट। हमने मान लिया यहाँ पर कोई एक सेल है, ठीक है, ये सेल जो है ये हमने मान लिया कि एपीसी सेल है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। देखिए कोई एंटीजन आएगा, ये मान लिया हमने कोई एंटीजन आ गया भाई हमारी बॉडी के अंदर, और एंटीजन ने क्या किया, इन्फेक्ट कर दिया आपकी जो ये सेल थी जिसको आप बोल रहे थे एंटीजन प्रेजेंट। तो हमने बोला कि ये कोई एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है और एंटीजन ने इसको क्या किया, जो है एंटीजन ने इसको क्या बोलते हैं, मतलब इन्फेक्ट कर दिया इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को। अब जब इन्फेक्ट कर दिया इसको तो अब क्या होगा, देखिए ये जो सेल है आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बहुत सीधा साधा सेल है, इसका कुछ काम है नहीं लेकिन बहुत बड़ा काम है। वो क्या है देखिए, क्या काम है इसका, एज सच अदर रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो ये क्या करेगा, जो एंटीजन आया है उसको अपनी सरफेस पे, ये रिसेप्टर है इससे रिप्रेजेंट कर देगा, इसको लेके आएगा और अपने सरफेस के ऊपर इसको ले जाके बोलेगा देखिए देखिए हम इन्फेक्ट हो गए हैं, आ जाइए, ठीक है, हमको बचाइए या खुद बचिए। इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने का तरीका देखिए कितना सुंदर है। यहाँ पर एंटीजन जैसे आएगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को इन्फेक्ट करेगा
एंटीजन को वो फिर रिप्रेजेंट करेगा टी सेल रिसेप्टर से, टी जो है आपका सेल रिसेप्टर जो है टीसीआर है, उससे रिप्रेजेंट करेगा अपने सरफेस के ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। किसके थ्रू करेगा? तो आप बोलोगे ये करता है, सॉरी, एमएचसी के थ्रू। ये मॉलिक्यूल आपका कौन सा है? एमएचसी, इससे रिप्रेजेंट कर दिया, एमएचसी से, मेजर हिस्टोबिलिटी कॉम्प्लेक्स से। एमएचसी जो होगा, अब डिपेंड करता है वो फर्स्ट है कि सेकंड है, वो बात की बात है। अब एमएचसी से जैसे ये रिप्रेजेंट करेगा, उधर से भाई आएगा कौन? तो उधर से तैयार है इससे लड़ने के लिए टी सेल। तो ये टी सेल थी। अब टी सेल कोई भी हो सकती है, वो बात की बात है। टी सेल के पास भी एक रिसेप्टर होगा जिसको हम बोलते हैं टीसीआर, टी सेल रिसेप्टर। तो टी सेल रिसेप्टर से ये जाके बाइंड करेगा, और जैसे बाइंड करेगा वैसे देखिए क्या होगा। तो जैसे बाइंड करेगा, ये समझ जाएगा कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल वो बहुत प्रॉब्लम में है उसको, हमको, क्योंकि अगर हम इस सेल को नहीं खत्म कर पाएंगे तो आगे जाके इनका नंबर इतना बढ़ जाएगा, इतना नंबर प्रोलिफरेट कर जाएगा कि फिर ये बाकी भी बची हुई सेल्स को भी इन्फेक्ट कर देंगी, और फिर बॉडी में पूरा इन्फेक्शन फैल जाएगा और इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ये इससे जो है इंटरेक्ट करेगा, वैसे आप बोलोगे क्या होगा? टी सेल्स आर एक्टिवेटेड। अब टी सेल हो गई एक्टिवेट, ठीक है। जब एक्टिवेटेड हो गई, तब आप बोलोगे ये क्या करेंगी? टी सेल्स जो होंगी वो रिलीज करने लगेंगी साइटोकिन्स। यहां लिख लेंगे, टी सेल्स रिलीजेस साइटोकिन्स। वही इंटरफेरॉन जैसे कुछ केमिकल्स है ना, जो सिक्रीशन थे, सिक्रेटरी कंपोनेंट का पार्ट थे। तो साइटोकिन्स रिलीज होने लगेंगे और वो साइटोकिन्स ब्लड में आ जाएंगे। अब देखिए, और भी बी सेल्स एक्टिवेट होंगी, और भी अदर बी सेल्स आएंगी, वो भी इनमें फिर अपना रोल पार्टिसिपेट करने लगेंगे। यानी कि कुल मिलाकर सारा इम्यून सिस्टम हमारा साइटोकिन्स के थ्रू कहीं ना कहीं गवर्न होके ये सब एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद की कहानी। यहाँ पर दो तरीके की सेल्स थी, एक मैंने बोला टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक, दोनों का एक्टिविटी अलग। यहां पर आप बोलोगे अगर कहानी है टी साइटोटॉक्सिक सेल, इसके पास CD8+ रिसेप्टर होता है, और अगर कहानी है टी हेल्पर सेल की, तो इसके पास आप बोलोगे CD4+ रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखिए टी साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं, ये इन्वॉल्व होंगी प्राइमरली इन्वॉल्व इन destruction of cells infected by foreign bodies. फॉरेन बॉडीज, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, देखिए हम एक नॉर्मल जो है आपको एग्जांपल देके समझा रहे हैं। यहाँ पे देखो, हमने मान लिया ये कोई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, या कोई जो है ऐसे सेल है, ठीक है ऐसे। अब एंटीजन ने इसको इन्फेक्ट किया, इसने MHC फर्स्ट से क्या किया, इसके पास MHC फर्स्ट था, और MHC फर्स्ट के थ्रू इसने रिप्रेजेंट कर दिया। देखिए यहां पर आप बोलोगे ये जो आपका टी सेल है, कौन सी इसको रिकॉग्नाइज करेगी? आपकी टी साइटोटॉक्सिक सेल, टीसी सेल आएगी। तो टीसी सेल के पास में क्या है, आप बोलोगे टी सेल रिसेप्टर, ये इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। जैसे इसको रिकॉग्नाइज करेगा टी सेल्स, तो क्लोनल एक्सप्रेशन होगा, वही डिवीजन होगा, मेमोरी सेल्स बनेगी, है ना। क्लोनल सिलेक्शन में क्या होगा, क्लोनल डिवीजन में क्या होगा, मेमोरी सेल्स बन जाएंगी, और मेमोरी सेल्स के साथ साथ में इफेक्टर सेल्स बनती है। जैसे वहां पर प्लाज्मा सेल्स बन रही थी, वैसे यहाँ पर इफेक्टर सेल्स बनेंगी।
ये इफेक्टर सेल्स जैसे बनेंगी तो ये क्या करेंगी, देखिए आप, तो ये इफेक्टर सेल्स क्या करती हैं, बहुत सारे ग्रैन एंजाइम्स निकाल देती हैं, और ये ग्रैन एंजाइम्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, उसकी सेल को डैमेज कर देते हैं एंटीजन, ठीक है, और ये क्या करवा देते हैं, तो आप बोलोगे एपोप्टोसिस करवा देते हैं, नेचुरल सेल डेथ करवा देते हैं। तो ये तो पहला हो गया। अब एट जो वाला है सर इसमें एपीसी भी मर जाता है, क्या बेटा, इसमें एपीसी भी मर जाता है क्या? एपीसी, हाँ, ये भी इसको भी खत्म कर देता है एपोप्टोसिस, ठीक है, इसीलिए तो बोला गया टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, ये पूरी सेल को ही खत्म कर देता है, क्योंकि आगे इन्फेक्शन और ना बढ़ पाए तो सेल को ही मार देता है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, टी हेल्पर सेल जो है इनकी कहानी अलग है, CD4 रिसेप्टर होता है, पूछा जाता है, CD का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4। तो इनमें कहानी क्या, देखिए, ये केवल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है, एपीसी, वो रिप्रेजेंट करती हैं, ये आपका MSC सेकेंड होगा, MSC सेकेंड को जैसे ही एंटीजन को रिप्रेजेंट करेगा अपनी सरफेस पे, ये मान लो एंटीजन है, एंटीजन को रिप्रेजेंट किया, जैसे रिप्रेजेंट करेगा वैसे ही आप बोलोगे उधर से आपका दूसरा सेल आ जाएगा, वो कौन सा है, टी हेल्पर सेल। ये डायरेक्टली मारता नहीं, ये हेल्प करता है, कैसे हेल्प करेगा, तो TCR से रिकॉग्नाइज करेगा, और टी हेल्पर सेल क्या करेंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल निकाल देते हैं जिनको बोलते हैं साइटोकिन्स। अब ये साइटोकिन्स रिलीज होने लगेंगे, और साइटोकिन्स जैसे रिलीज होंगे तो ये क्या करेंगे, आपका जो अदर बी सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, तो वो भी हेल्प करती हैं किसी एंटीजन को मारने में, बी सेल्स की, तो ये बी सेल्स का स्पेशली एक्टिवेशन वगैरह करवा देते हैं और आगे जाके मारने में काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरफेरॉन अल्फा और ये ऐसे करके ये सारी चीजें निकलती हैं, तो इसको हम बोलते हैं जो है आपका कौन सा रिस्पॉन्स है ये आप बोलोगे सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, समझ में आई बात। साइटोकिन्स बी सेल को एक्टिवेट कराती हैं। हाँ, साइटोकिन्स इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे बी सेल्स को भी एक्टिवेट करवाते हैं, टी सेल्स के भी डिफरेंशिएशन में, प्रोलिफरेशन में हेल्प करते हैं, बहुत सारे मल्टीपल रोल हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के वाले में साइटोकिन्स। मतलब होता क्या है, जो फर्स्ट वाला था उसमें पूरा सेल ही मार देता है वो, इसमें किस चीज को मतलब करता है? ये ग्रैन एंजाइम्स जो होते हैं ना, ये ग्रैन एंजाइम्स जो होते हैं वो जाके सेल के पास चिपक जाते हैं, चिपकने के बाद बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, तो इनकी ऑटो कैटालिसिस स्टार्ट कर देते हैं, मतलब सेल को खत्म कर देते हैं, जिससे एंटीजन जो इसके अंदर है वो प्रोलिफरेट ना कर पाए, ओके सर। ठीक है। तो ये कहानी थी आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की, और दूसरा मैंने जो आपको सुनाया वो था उससे पहले वो हम लोगों ने डिस्कस किया था एंटीबॉडी मीडिएटेड, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया, ठीक है। यस। अब एक चीज और हम लिख लेंगे यहाँ पर, अगर इनका काम खत्म हो गया है तो टी सेल को सप्रेस करेगा कौन, अगर टी हेल्पर सेल का काम खत्म हो गया तो इनको सप्रेस करेगा कौन, देखिए, तो आप बोलेंगे यहाँ पर टी साइटोटॉक्सिक सेल, कौन करेगा, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, कौन करेगा, सॉरी, टी रेगुलेटरी सेल्स, तो टी साइटोटॉक्सिक सेल का जब काम खत्म हो जाएगा तो इनको रोकने के लिए कौन आएगा, टी सप्रेसर सेल, या इसी को बोलते हैं टी रेगुलेटरी सेल्स, टी रेग लिखेगा, ठीक है। या इधर भी आप बोलोगे टी रेगुलेटरी सेल्स, ये बंद करवा देंगे, जब काम हो गया तो ऐसा थोड़े ये काम करते रहेंगे मारते रहेंगे बिना मतलब का, नहीं, जब काम हो गया तो बात खत्म हो गई, आगे बढ़िए, कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो ये कहानी हो गई आपका सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आप बात करोगे इसके बाद में, तो आप बोलोगे यहाँ पर एक जो है और आपका एक टॉपिक है सेल जो लिम्फोइड हैं उनकी बात करें, इम्यून जो रिस्पांस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, सेल्स एंड आप बोलोगे कौन, ऑर्गन ऑफ
इम्यून रिस्पॉन्स। तो सेल्स को तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास न्यूट्रोफिल सेल्स, मैक्रोफिल सेल्स एंड ऑर्गन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ऑर्गन की जब बेटा बात करोगे आप लिम्फॉइड ऑर्गन की, तो दो तरीके के होते हैं, समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा था। तो आप बोलोगे लिम्फॉइड ऑर्गन। तो लिम्फॉइड ऑर्गन दो तरीके के हैं, कौन कौन से हैं जरा गौर फरमाते हैं। पहला आप बोलोगे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। दूसरा आप बोलोगे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। एक आपका क्या है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, दूसरा कौन सा सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में दो होंगे, एक होगा बोन मैरो, पता है आपको, और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या, तो आप बोलोगे थाइमस, बोन मैरो एंड थाइमस। दूसरी बात देखिए, बोन मैरो में बेटा आप बोलोगे क्या हो रहा था, फॉर्मेशन ऑफ बी एंड टी सेल्स, अभी मैंने बताया, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर्मेशन ऑफ बी एंड टी सेल्स कहाँ होता है, तो आप बोलोगे बोन मैरो, ठीक है। दूसरा देखिए थाइमस में क्या होता है, तो आप बोलोगे मैच्योरेशन होता है, किसका, एजुकेशन ऑफ टी सेल्स। तो टी सेल्स का काम यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, बी सेल्स का काम यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ज्यादा कुछ इसमें अब हमको डिस्कस नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बी सेल्स और टी सेल्स बनेंगी बोन मैरो में। बी सेल तो मेच्योर हो जाएंगी कहाँ पर, बोन मैरो में ही। बी सेल्स का मैच्योरेशन कहाँ होगा, बोन मैरो में ही मेच्योर हो जाती है, ठीक है। लेकिन टी सेल्स जो होती हैं वो कहाँ आती हैं, तो आप बोलोगे टी सेल्स आती हैं कहाँ पर, थाइमस में। तो इनका मैच्योरेशन कहाँ पर होता है, थाइमस में होता है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब देखिए जब इन सेल्स का मैच्योरेशन हो जाता है, बी और टी लिम्फोसाइट इनका सबका मैच्योरेशन हो जाता है, तो ये आ जाती है कहाँ पर, आप बोलोगे ब्लड में। तो आप लिख लोगे मैच्योर्ड बी एंड टी सेल्स comes in इसमें आएंगी, तो आप बोलोगे ब्लड में आएंगी। और जैसे ब्लड में आएंगी तो ब्लड के थ्रू ये कहाँ चली जाएंगी, आप बोलोगे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में चली जाएंगी। कहाँ चली जाएंगी, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में चली जाएंगी। और यहां पर क्या होगा, आप बोलोगे प्रोलिफरेशन एंड आप बोलोगे किस क्या होगा, डिफरेंशिएशन। तो प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन कहां पर होगा, आप बोलोगे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में होगा। और बनेगा कहां पे, तो आप बोलोगे बोन मैरो में। बी सेल्स का मैच्योरेशन हो जाएगा और टी सेल्स का मैच्योरेशन कहां पर हो जाएगा, आपका थाइमस में हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। अब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन हम देख लेते हैं क्या क्या है। प्राइमरी वाला तो देख लिया, सेकेंडरी वाला भी देख लेते हैं। चलिए तो हम हेडिंग डाल लेंगे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सॉरी पीछे को स्लाइड दिखाना, पीछे की स्लाइड, ठीक है। ओके सर। आगे बढ़े, यस सर। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड जो ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहला आपको पता है स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन शुरुआत में देखिए वक्त कैसे बदलता है और कैसे लोग बदलते हैं, वैसे स्प्लीन की कहानी। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ये हीमोगोटिक ऑर्गन था, यानी कि ब्लड का फॉर्मेशन कर रहा था।
लेकिन आफ्टर द बर्थ आप बोलोगे यही स्प्लीन जो ब्लड को बना रहा था, आरबीसी को बना रहा था, यही अब हीमोपोएटिक जो सेल्स थी या ऑर्गन था, यही अब गैवियार्ड ऑफ आरबीसी बन जाता है। ठीक है, तो स्प्लीन की ये बात ध्यान रखना। बिफोर जो बर्थ क्या होगा फीटस के केस में, इसका फंक्शन क्या होगा, ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करना या डिफरेंट सेल को प्रोड्यूस करना। लेकिन आफ्टर द बर्थ अगर आप बात करोगे तो ये क्या करता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी का काम करता है, यानी कि जो डैमेज्ड ब्लड सेल्स हैं उनको बॉडी से रिमूव कर देता है, ये प्रमुख काम है। अब इसके दो पार्ट होते हैं, स्प्लीन के दो पार्ट होते हैं। एक आप बोलोगे रेड पल्प होता है इसमें, और एक होता है आपका व्हाइट। रेड पल्प जो होता है उसकी जब आप बात करोगे तो वहां पर आरबीसीज देखने को मिलेंगी, आपको मैक्रोफेजेस सेल्स देखने को मिलेंगी, लिम्फोसाइट सेल्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, जबकि व्हाइट पल्प की जब आप बात करोगे तो व्हाइट पल्प में आपको देखने को क्या मिलेगा, बी एंड टी सेल्स। ठीक है, क्या बनेगा, बी एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए स्प्लीन के बाद में, दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो है आपका लिम्फ नोड। जो हमारी बॉडी के अंदर लिम्फ नोड होते हैं वो एक बहुत बेहतरीन ऑर्गन होता है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, एंटीजन को इंट्रैक्ट करने के लिए। तो एंटीजन को इंट्रैक्ट करने के लिए देखिए क्या होगा यहाँ पर, तो देखते हैं यहाँ पर, तो जो लिम्फ नोड्स हैं वो क्या होंगे, देखिए लिम्फ नोड्स जो होती हैं, नेटवर्क होता है स्मॉल, जो स्ट्रोमल सेल्स होती हैं वहां पर, उनके पास लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं, डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं, और वो वहीं पे एंटीजन को इंट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये काम होता है किसका, आप बोलोगे लिम्फ नोड्स का। उसके बाद तीसरा देखिए, आप बोलोगे टॉन्सिल्स। तो देखते हो जब जुकाम उकाम होता है या कुछ इन्फेक्शन होता है तो हमारे टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं। टॉन्सिल्स बढ़ने का मतलब ये कि वहां पर एंटीजेनिक एक्टिविटी हो रही है, इन्फेक्शन बढ़ रहा है, मैक्रोफेजेस सेल्स आ रहे हैं, लड़ाई चालू है, और उसको एलिमिनेट या बॉडी के बाहर निकालने का काम करने की बात सोची जा रही है, तो उसको बोलते हैं कि वहां पर टॉन्सिल्स जो है रोल पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए, एक क्वेश्चन आपका बनता है माल्ट से, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। अब ये जो माल्ट है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू जो है, ये जब आप बात करोगे तो दो हैं इसमें, गाल्ट है और दूसरा आप बोलोगे बाल्ट। गाल्ट का मतलब है गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, और बाल्ट का मतलब है आपका ब्रोंक्यूल एसोसिएट, यानी कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होगा, और ये आप बोलोगे डाइजेस्टिव ट्रैक में। तो डाइजेस्टिव ट्रैक में आपको पता है क्या होता है, जैसे पेयर्स पैचेस, ये पढ़ा चुका हूं मैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में होते हैं। बाल्ट में देखिए, बाल्ट को आप बोलोगे रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है उसके पास जो लिम्फोइड स्ट्रक्चर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये डी एंटीजन से इंटरैक्ट, मतलब एंटीजन को इंटरैक्ट करने का काम करते हैं और बॉडी से बाहर निकलते हैं। लगभग 50% के आसपास जो लिम्फोइड टिश्यू होता है वो माल्ट की फॉर्म में होता है। ठीक है, 50% के आसपास क्वेश्चन मिलेगा आपको मॉड्यूल्स वगैरह। ठीक है, तो ये कहानी हो गई आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, क्लियर है? तो आज के लिए यहीं तक क्या बताया था हमने बेटा, बोला हमारी बॉडी में लिम्फोइड टिश्यू जो होगा लगभग 50% जो होगा, जितना लिम्फोइड टिश्यू उसका 50% माल्ट की फॉर्म। ठीक है, ओके सर। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इम्यून रिस्पॉन्सेस, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, इन सब की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। थैंक यू सर। बाल्ट है, बाल्ट, BLT, ब्रोंकियोल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। एसोसिएटेड तो यहाँ मैंने लिख दिया है, ठीक है, इसीलिए नहीं लिख रहा हूँ। B फॉर ब्रोंकियोल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।